नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली खबर चंपावत से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जनपद के टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बहुप्रतीक्षित शारदा कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास की बड़ी सौगात देते हुए कहा कि शारदा कॉरिडोर के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शारदा नदी तट पर विकसित होने वाला ये आधुनिक कॉरिडोर भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करेगा, जिससे सीमा पार धार्मिक पर्यटन, व्यापार और जनसंपर्क को नई मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान को प्रदेश में टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए। ये फिल्म 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और ऐसी फिल्मों से समाज में सकारात्मक सोच विकसित होती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गौवंश संरक्षण, गौ सदनों के विस्तार और पशुपालकों को योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों को भविष्य में भी सरकार का समर्थन मिलता रहेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जनपद के टनकपुर पहुंचे हैं। उन्होंने बहुप्रतीक्षित शारदा कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास की बड़ी सौगात देते हुए कहा कि शारदा कॉरिडोर के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। शारदा नदी तट पर विकसित होने वाला ये आधुनिक कॉरिडोर भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करेगा, जिससे सीमा पर धार्मिक पर्यटन, व्यापार और जनसंपर्क को नई मजबूती मिलेगी। तो देखिए, चंपावत के टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शारदा कॉरिडोर का भूमि पूजन किया है, जिससे एक बार फिर से पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा और विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पर यह बड़ी योजना मानी जा रही है, जहां इसके बाद भूमि पूजन के बाद क्षेत्रवासियों को विशेष विकास की सौगात दी गई। आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, शारदा कॉरिडोर की मुख्य बातें क्या होंगी वो आप दर्शकों को बताइए, जिसका अब काम बहुत तेजी से शुरू किया जाएगा और एक पर्यटन के क्षेत्र की बात हो या फिर विकास के क्षेत्र की बात हो, एक नया आयाम जो है वो गढ़ा जाएगा इस कॉरिडोर के जरिए। क्या प्रमुख बातें हैं? बिल्कुल चित्रा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत में हैं और चंपावत के टनकपुर में उन्होंने शारदा कॉरिडोर का जो भूमि पूजन और शिलान्यास किया है और ये बहुप्रतीक्षित योजना है और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का पर्यटन है वो इससे विकसित होगा और जो नेपाल और भारत के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है, जो आवाजाही वहां पर होती है, तो कहीं ना कहीं इसको भी कहीं ना कहीं ये मजबूत करेगा। और शारदा कॉरिडोर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक भी हैं और कहीं ना कहीं ये योजना तराई क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और जो शारदा नदी है उसके तट पर ये कॉरिडोर विकसित किया जाएगा और इसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो नेपाल से हमारे संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध है, रोटी बेटी का भी रिश्ता है, उत्तराखंड के तमाम लोगों का वहां पर भी आना जाना है और वहां के लोग भी यहाँ पर काफी मात्रा में नेपाल के लोग आते हैं, जाते हैं और जो व्यापार है वो इससे बढ़ेगा और पर्यटन को कहीं ना कहीं पंख लगने का इससे जो है अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मौके पर पहुंचे तो उनके जो है उनकी जयकारे जो है लोगों ने लगाए और उनका भव्य स्वागत मौके पर किया गया और भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस योजना के लिए सभी लोग जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन अगर आशीष हम पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं, जब जब कोई नई योजना को शुरू किया जाता है और जो निर्माण है उसकी बात की जाती है,
तो इसका विरोध भी एक वर्ग है जो हमेशा से करता आ रहा है कि उत्तराखंड में जो विकास है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों को तोड़कर तमाम चीजों के साथ आगे बढ़ता है, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बहुत नुकसान हो रहा है। शारदा कॉरिडोर को लेकर क्या इस तरह की तरीके की आवाजें अभी सुनाई दे रही हैं कि क्या लगता है कि आगे इसका विरोध हो सकता है क्या कुछ लोगों की तरफ से? नहीं चित्रा, ये तो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये मैदान तराई का इलाका है। यहाँ पर जो कॉरिडोर है ये पहले से ही प्रस्तावित है और उसके बाद इसके लिए बजट भी कहीं ना कहीं बड़ा बजट जारी किया जा रहा है और भूमि पूजन के बाद जो है इस पे काम शुरू हो जाएगा और जो पर्यटन है वो कहीं ना कहीं व्यापार इस क्षेत्र का बढ़ेगा और ये शारदा नदी के तट पर इसे विकसित किया जा रहा है और भव्य तरीके से वहां पर तमाम प्रतिष्ठान जो है अपने अपने जो केंद्र हैं वो खोल सकते हैं और कहीं ना कहीं नेपाल से कई जो है कपड़ों का व्यापार हो या अन्य सामान जो है वहां से भारत आता है। यहाँ के लोग भी वहां पर कई बार जाते हैं, सामान लाते हैं क्योंकि वहां पर कई सामान ऐसा है जो कम दाम में और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। कपड़े हों चाहे सोने के लिए भी तमाम उत्पादों के लिए वहां पर इंडिया के लोग भी जाते हैं और रोजगार के लिए नेपाल के हजारों लोग जो है उत्तराखंड आते हैं, यहाँ पर वो काम करते हैं। यहाँ की जो करेंसी है नेपाल में जाकर वो जो है थोड़ा बढ़ जाती है तो उनको यहाँ आके इंडिया में आके काफी फायदा होता है। तो ये शारदा कॉरिडोर है वो भी कहीं ना कहीं व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक अच्छा जो है प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बताया जा रहा है। अभी तक विरोध का ऐसा कोई स्वर इसके खिलाफ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वच्छ हरिद्वार मिशन के तहत लक्सर में आज व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का शुभारंभ विधायक मोहम्मद शहजाद और नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू ने संयुक्त रूप से शिव चौक से किया। नगर के 11 वार्डों के साथ रायसी रोड स्थित सम्राट मिहिर भोज कॉलोनी और 10 कई स्थानों पर अलग अलग टीमों द्वारा सफाई की गई। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि स्वच्छता जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसमें सभी को सहयोग करना होगा। बसपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर नाथीराम और पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू ने कहा कि स्वच्छता से ही स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण संभव है। आज लक्सर क्षेत्र में पूरे देश के साथ साथ स्वच्छता अभियान जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं हमारे लोकप्रिय विधायक मोहम्मद शहजाद जी, हमारे लोकप्रिय नेता नगर पंचायत नगर पालिका लक्सर के चेयरमैन संजीव नीटू जी और समस्त साथी। जैसे पूरे देश में देश प्रदेश की सरकार सड़कों पर स्वच्छता अभियान चला रही है, हम तो ये चाहते हैं कि देश प्रदेश की सरकार अपने मनों को स्वच्छ करके चले तो देश का सुंदर वातावरण होगा, सुंदर भारत होगा। ऐसी हमारी कामना बहुजन समाज पार्टी यही चाहती है। अभियान का जो एक प्रोग्राम चल रहा है ये पूरे देश में ही चल रहा है, उसी की श्रृंखला को लेते हुए लक्सर में भी आज हमने स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम शुरू किया है। हमारी नगर पालिका की पूरी टीम साथ लगी हुई है। हमारी बसपा पार्टी के माननीय विधायक शहजाद जी, हमारे प्रदेश प्रभारी नाथीराम जी, पूरी टीम सब साथ में लगे हुए हैं और पूरा प्रयास किया जाएगा कि मतलब जितना भी हो सके लक्सर में गली गली में मोहल्ले में जाकर सफाई का काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह भी हमें अपने मन को भी साफ करना चाहिए। मेरे समस्त देशवासियों से भी ये है और सभी लोगों से ये कि अपने मन को भी साफ करना चाहिए। इस शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा। देश में ही स्वच्छता अभियान है, उसी श्रृंखला में लक्सर में भी भाई चेयरमैन नगर पालिका भाई संजीव जी, नाथीराम जी, सभी साथी लोग जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, एक समाज के लिए अच्छा मैसेज है कि समाज में सफाई अभियान जारी रहना चाहिए, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, लक्सर एक अच्छी शान बने लक्सर की। ये मेरा मानना है। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत वन क्षेत्रों में भी मेगा स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा आबादी से सटे वन क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मनसा देवी, चंडी देवी के साथ आसपास के सिद्ध पीठों और उनके संपर्क मार्गों पर साफ सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वन कर्मियों ने कचरा हटाकर वन क्षेत्रों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया। सहायक वन संरक्षक अजय लिंगवाल ने कहा कि स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने श्रद्धालुओं में
से सप्ताह में कम से कम 2 घंटे सफाई के लिए देने की अपील की। देश का, हमारे जिले का एक बृहद अभियान आज चालू हुआ है। इसमें सारे संस्थानों को, स्कूलों को, सभी को आमंत्रित किया गया था, तो शांति कुंज को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। शांति कुंज ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ एक बृहद अभियान हमने यहाँ सफाई का चलाया है और उसे हमने सेवा व्रत के रूप में लेकर के किया है। और ये हमारे अपनी तीर्थ नगरी है, तो हमारा भी अपना इसमें उत्तरदायित्व निभाने के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। देखिए, हरिद्वार जनपद हमारी जो तीर्थ नगरी है, ये एक हमारा सफाई अभियान पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा है। अलग अलग दिनों में अलग अलग इवेंट हो रहे थे। आज हमारा जो है जनपद में मेगा सफाई इवेंट है, जिसमें पूरे जनपद में लगभग 1 लाख लोग उतरे हुए हैं। और ये सफाई अभियान आज 1 दिन 1 घंटा एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टार्ट किया गया है। और इसमें NGOs हैं, विभिन्न संगठन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के लड़के हैं और स्टाफ है। इसके अलावा सारे सफाई जो कर्मचारी हमारे वो हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। और अब खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में लगातार सामने आ रही गंदगी की शिकायतों के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरी। शहरी विकास विभाग ने नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना को उनके पद से हटा दिया। यह कार्रवाई शहर की सफाई व्यवस्था संतोषजनक न होने और दायित्वों का ठीक से निर्वहन न करने के चलते की गई है। इस संबंध में आदेश शहरी विकास सचिव नितेश झा की ओर से जारी किया गया। कार्रवाई के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने साफ कहा है कि अगर कोई अधिकारी जन समस्याओं की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्वालाकोट में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जहां 95 से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान 4 पत्र महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार न्याय पंचायत स्तरों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश हैं। उसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत पे जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 101 समस्याएं आई, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिभाग रहा, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया गया। खबर देहरादून से है, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने डॉक्टर भानु दुग्गल को HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया। डॉक्टर भानु दुग्गल वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 5 साल या 70 साल की आयु तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने एम्स दिल्ली से MBBS किया है और नीति आयोग में विशेष कार्याधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव से विश्वविद्यालय को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज की खबर। ₹403 विधायक 80 सांसदों से जहां देश प्रदेश की सरकारें आकार लेती हैं। नजाकत, नफासत और तहजीब की अटखेलियां जहां गोमती के साथ बहती हैं। जिस प्रदेश को चलाता है देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक दल। भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका लक्ष्य 1 ट्रिलियन का है। सबसे बड़ी आबादी जहां लोकतंत्र की धुरी बनती है। दिल्ली
का रास्ता लखनऊ से तय होता है। देश का आज बदल रहा है आज की खबर से। आज की खबर जहां हम वहां। खबर चलती है, चली जाती है, सब करते हैं दावा बदलाव का, लेकिन हुआ क्या? कहने से नहीं, करने से आता है बदलाव। आज बदलेगा आज की खबर से। आज की खबर जहां हम वहां। किराडू मंदिर में पत्थर बन जाते हैं भक्त। किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ये मंदिर थार रेगिस्तान में बाड़मेर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। इसका निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं के जागीरदारों ने करवाया था। ये मंदिर एक रहस्यमय कहानी की वजह से भी मशहूर है। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने वाला व्यक्ति पत्थर बन जाता है। कहानी के अनुसार एक संत यहाँ रहते थे। एक दिन वो किसी यात्रा पर गए और अपने शिष्यों को गांव वालों की देखभाल करने को कहा, लेकिन गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया, जिससे एक शिष्य की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। संत को ये बात बहुत दुखद और गुस्सा दिलाने वाले लगी और उन्होंने गाँव वालों को श्राप दे दिया कि वो लोग सूर्यास्त के बाद पत्थर बन जाएंगे। इसी कारण आज भी लोग शाम ढलने के बाद इस मंदिर में रुकने से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर लक्सर से है। लक्सर क्षेत्र के भूरना गांव में पशुओं के फर्जी वैक्सीनेशन मामले को लेकर अब जांच तेज हो गई है। आपको बता दें कि पशुधन पालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा के हस्तक्षेप के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई। पशुपालन विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर भूपेंद्र जलपाई टीम के साथ लक्सर पहुंचे और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता एडवोकेट विनीत कुमार ने आरोप लगाया है कि पशु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गांव में फर्जी वैक्सीनेशन दिखाकर लाखों रुपए का घोटाला किया। जांच के दौरान वैक्सीनेशन से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लेकर मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है। हमारे पास डायरेक्टर पशुपालन का एक पत्र आया था, जिसमें उन्होंने इंगित किया है कि एक विनीत कुमार जी यहाँ पे एडवोकेट हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई है। उसमें भुरना गांव है यहाँ पे, वहाँ पर जो पशु में हमारा टीकाकरण होता है खुरपका मुहपका रोग के खिलाफ, उसका जो छठा चरण चला था 2025 में, मार्च से लेके सितंबर तक, उसमें भुरना गांव में टीके लगे नहीं है। लगे भी है तो बहुत न्यून लगे हैं, लेकिन उसका जो ऑनलाइन एंट्री होती है वो 100% की गई है। और उसके बाद उस गाँव में कुछ बीमारी भी फैली थी पिछली बार, कुछ पशु भी वहाँ मरे थे। तो वही प्रकरण उनका है कि आप जो वैक्सीनेटर थे उनको पूरे टीके पशु चिकित्सालय से दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं है। ये प्रकरण आया है, उसी की जांच के लिए आज आया। खबर देहरादून से है, जहां चमोली जनपद के थराली क्षेत्र में पिछले साल आई भीषण आपदा में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति अभी लापता है। थराली विधायक भोपाल राम टंटा ने बताया कि थराली, देवाल और नंदानगर में पिछले साल और 2023 में आई आपदाओं से हुए भारी नुकसान के लिए सरकार ने बजट जारी कर राहत प्रदान की। कुछ मुआवजे की फाइलें अभी भी लंबित हैं, जिन्हें लेकर विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि मकान स्थायी निर्माण और बिजली पानी की लाइनें धीरे धीरे पुनर्स्थापित की जा रही हैं और कई लोगों के पुनर्वास की अभी भी जरूरत है। निश्चित रूप से मेरी विधानसभा के अंतर्गत काफी आपदा से काफी क्षति हुई थी। 2023 में भी हुई, 2025 में भी हुई है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो थराली का हिस्सा हो, चाहे चिपड़ों का हो, चाहे देवाल का हो, और चाहे नंदानगर के कुंदरी लगा और धुमा का हो, बहुत सारा नुकसान आपदा के कारण मेरी विधानसभा को हुआ था। लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की आपदा आई थी, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आए। उनके अलावा माननीय सांसद जी भी हमारे क्षेत्र में आए, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में आए। तो कहीं न कहीं एक प्रकार का जो आपदा का जो एक भयावह माहौल बना हुआ था, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन हो चाहे तहसील प्रशासन हो, त्वरित कार्रवाई कर करके जो
लोगों को राहत की जो व्यवस्था की गई, राहत शिविर बनाए गए, कैंप बनाए गए, वहां पर लोगों के भोजन से लेकर तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई थी। और उसके बाद आज ये कह सकते हैं हम कि लगातार सरकार के प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के निर्देशन में आज हमारी सड़कें बहाल हो गई हैं। पानी की जो क्षतिग्रस्त हो गई थी वो लाइन हमारी बन गई है। खबर देहरादून से है, जहां आज कांग्रेस पार्टी ने राजधानी में एक अहम बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये बैठक अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर 8 तारीख को परेड ग्राउंड में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर हुई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महापंचायत में कांग्रेस के रुख को स्पष्ट किया और कहा कि पार्टी पूरे जोश और मजबूती के साथ इसमें हिस्सा लेगी। उन्होंने राज्यवासियों और सभी संगठनों से अपील की कि वो महापंचायत का समर्थन करें और बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों। में जो महापंचायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड में सीरीज में महिलाओं की अस्मिता पर डाका डाला गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, जिसमें कामकाजी हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं, वो भी उसका शिकार हुई हैं। ये सारी घटनाएं एक ऐसा वातावरण राज्य के अंदर बनाया गया है, जिस वातावरण के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य के निर्माण की जो बुनियाद है, वो बुनियाद हिल रही है, वो बुनियाद जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। तो आज उस बुनियाद को बचाने की लड़ाई भी है। ये अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी को सजा मिले, वो कानून के दायरे में आए, ये राज्य की बुनियाद बचाने की लड़ाई का हिस्सा है। और आज जिस प्रकार से सीबीआई की जांच के जो विभिन्न पहलू सामने आए हैं, जो बातें सामने आई हैं, और उसका जो आधार जिस कंप्लेंट को बनाया गया है, वो कंप्लेंट जिस व्यक्ति द्वारा दी गई है वो स्वीकार्य नहीं। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।